प्रेजेंटिंग यू 2067। कहानी का आगाज़ इससे होता है कि दुनिया से पौधे ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया है और लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर ही बाकी बचा है क्योंकि वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज़ कर रहा था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक बीमारी तेज़ी से फैल रही थी और अब एथन और उसकी बीवी दिखाई जाती है। एथन की बीवी भी उस बीमारी का शिकार हो गई थी, मगर वो उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एथन हर तरह की मशीन खरीद कर अपनी बीवी को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर दिखाया जाता है कि एथन को रेजिना ने अपने ऑफिस में बुलाया है। रेजिना ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की CEO थी। वो इथन को बताती हैं कि ये बीमारी अगर इसी तरह फैलती रही तो ये दुनिया बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया को बचाने के लिए तुम कुछ कर सकती हो। इथन बहुत हैरान होता है, मगर बैठकर उसकी बात सुनने लग जाता है। रेजिना इथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ पे बहुत बड़ी मशीन पड़ी हुई होती है और इथन को बताया जाता है कि ये मशीन उसके बाबा ने बनाई थी। रेजिना उसको बताती है कि इसको सिर्फ तुम ही चला सकती हो क्योंकि इसका एक हिस्सा तुम्हारे हाथ में घड़ी की सूरत में मौजूद है। फिर इथन थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में चला जाता है और उसको याद आता है कि जब उसके बाबा ने ये घड़ी उसको दी थी तो उसके हाथ से बहुत खून बहा था और वो उसके हाथ में ही फिक्स होकर रह गई थी। इथन को बताया जाता है कि इस टाइम मशीन के थ्रू एक मैसेज मिला है जिसमें कहा गया है कि तुम्हें 400 साल आगे भेजा जाए। लैब का इंस्ट्रक्टर इथन को बताता है कि 400 साल बाद दुनिया फिर से पहले की तरह हो गई है। वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन भी है और सारी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। और तुम्हें तुम्हारे बाबा के तजुर्बे के मुताबिक वहाँ पर जाना है और वहाँ से प्लांट और ऑक्सीजन को लेकर आना है। यानी कि यहाँ पर ज़िंदगी तुम्हें फिर से नॉर्मल करनी है। इथन को लगता है कि वो सब लोग उसके साथ धोखा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है, इथन फिर भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी बीवी बीमार थी। मगर वो लोग कहते हैं कि अगर तुम जाओगे और ऑक्सीजन लेकर आओगे तो हो सकता है तुम्हारी बीवी भी ठीक हो जाए। अब दिखाया जाता है इथन अपने दोस्त जूड के साथ होता है जो उसको फोर्स कर रहा होता है, मगर वो कहता है कि वो अपने बाबा के जैसा नहीं बनना चाहता जो बचपन में उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर अपना तजर्बा करने के लिए चले गए थे। और उसकी माँ के इंतकाल के बाद सिर्फ जूड ही उसका साथी था, मगर जूड उसे कहता है कि अगर तुम जाओगे और वहाँ से ऑक्सीजन ले आओगे तो तुम्हारी बीवी भी ठीक हो जाएगी। वो कहता है कि तुमने मुझे हमेशा बड़ा भाई समझा है और बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि इथन अपनी वाइफ के साथ जाकर ये सारी बात डिस्कस करता है और वो भी कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहती थी, मगर वो कहती है कि तुम ये सब कर सकते हो तो तुम्हें लोगों की जान बचानी चाहिए। बहुत सोचने के बाद इथन रेजिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर आप लोगों को इलाज मिल गया तो सबसे पहले मेरी बीवी का किया जाएगा। वो उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब लोग लैब में जाते हैं और इथन के जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इथन को एक ख़ास किस्म का सूट पहनाया जाता है और उस मशीनरी के अंदर बिठा दिया जाता है। इथन को पास से कनेक्टेड रखने के लिए एक डिवाइस भी दी जाती है। फिर टाइम सेट करके मशीन को ऑन कर दिया जाता है। मशीन से मुख्तलिफ किस्म की हवाएं उड़ती हैं। फिर दिखाया जाता है कि इथन हवाओं में उड़ रहा होता है और उसको बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि इससे पहले वो ऐसे कभी नहीं गया था। फिर वो आसमान से होता हुआ एक जंगल में जा गिरता है। दिखाया जाता है कि उसके कपड़ों को आग लग चुकी है। वो जल्द से जल्द कपड़े उतार देता है। इथन अब देखता है कि यहाँ पर दुनिया बिल्कुल पहले जैसी है। अब इथन आगे बढ़ता है तो उसको एक ढांचा नज़र आता है जिसके माथे पर गोली लगी हुई थी और इथन देखता है कि उस पर नाम इथन ही लिखा हुआ होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और इथन को जो डिवाइस पास से आते हुए साइंटिस्ट ने दी थी वो भी उसको वहीं पर मिलती है। इथन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ में भी वैसी ही घड़ी होती है जैसी कि इथन के पास थी, मगर उस पर लाइट ग्रीन होती है और जो इथन के पास थी उस पर लाइट रेड होती है।
फिर दिखाया जाता है कि ईथन कोई ऐसा फल खा लेता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ईथन की तबीयत की खबर उस डिवाइस की मदद से लैब तक पहुंच जाती है। ईथन होश में आता है तो देखता है कि उसका फ्रेंड जॉर्ज उसके पास मौजूद है। अब दिखाया जाता है कि ईथन और उसका दोस्त एक स्टोर में जाते हैं और वो ढांचा जो पहले देखा था वो स्टोर के सामने भी मौजूद था। जॉर्ज उसकी तरफ बहुत गौर से देखता है। फिर दिखाया जाता है कि एक स्कैनर आता है और वो ईथन की आई को स्कैन करता है और वापस चला जाता है। इतने में दरवाज़ा भी खुल जाता है। अंदर जाने पर उन्हें मालूम होता है कि ये तो वही लैब है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। जॉर्ज ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ पर वही टाइम मशीन मौजूद थी और वो उस पर बैठकर पास्ट में जा सकते थे। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर लिखा होता है कि 4 घंटे के बाद ये लैब भी गायब हो जाएगी। फिर ईथन एक डिवाइस के जरिए अपने बाबा की दी हुई इंफॉर्मेशन को निकालता है जिसमें उन्हें बताया था कि इसको कैसे चलाना है और कैसे इसको ठीक करना है। अब वो देखते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम होता है मगर काम बहुत ज़्यादा। वो मशीन जिसके ज़रिए ऑक्सीजन को जमा करना था वो पहले से ही ख़राब हो चुकी थी। और वो लोग अब जब बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जगह जगह पर इंसानों के ढांचे पड़े हुए हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि इंसानों के यहाँ पर ख़त्म होने के बाद हर जगह पौधे उगाए थे। इसका साफ मतलब था कि इंसानों के यहाँ से जाने के बाद ही माहौल ठीक हुआ था। ईथन अपने घर जाता है और अपनी बीवी के ढांचे को देखकर बहुत परेशान होता है। फिर वो फ्यूचर डिवाइस से रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें लिखा होता है कि जॉर्ज उसको मार देगा और ऐसा ही होता है। जॉर्ज गोली लेकर उसको मारने लगता है कि ईथन उससे वादा करता है कि वो उस मशीन को ठीक कर देगा और वो उसमें प्लांट्स और ऑक्सीजन जमा करके वापस जाएंगे। फिर वो लोग लैब में वापस आ जाते हैं जहाँ पर उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स बाकी थे। ईथन फिर से बाहर जाकर अपने ढांचे को देखता है कि क्या उसका मुस्तकबिल बदल गया है मगर ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका मुस्तकबिल अभी भी वैसा ही था। ईथन अपनी डिवाइस से बैटरी निकालकर अब फ्यूचर की डिवाइस में डाल देता है और देखना शुरू कर देता है कि क्या हुआ था। फिर वो अंदर आता है तो जॉर्ज उसे कहता है कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम वैसे भी नहीं बच पाएंगे, बेहतर यही है कि इस मशीन में बैठकर हम पास में ही चले जाएं। मगर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी बीवी और लोगों को बचाना है। और फिर ईथन जॉर्ज को एक कमरे में बंद कर देता है और वापस आकर दोबारा से अपने बाबा की वो इंस्ट्रक्शंस खोलता है जिसमें उन्होंने बताया था कि मशीन को कैसे ठीक करना है और कैसे इसको सही तरीके से चलाना है। और ईथन के पापा उसे बताते हैं कि रजीना उस मशीन का गलत इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए उसके बाबा ने उसको ईथन के डीएनए से मैच कर दिया था। मगर रजीना हार मानने वालों में से नहीं थी। ईथन को फिर से याद आता है कि कैसे वो घड़ी पहनने पर उसके हाथ से ब्लड आया था। फिर दिखाया जाता है कि रजीना और जॉर्ज ने मिलकर उसके माँ बाप को मरवा दिया था ताकि वो ईथन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ईथन यह देखकर बहुत रोता और चिल्लाता है क्योंकि वो हमेशा से अपने बाबा को गलत समझता था मगर उसके बाबा सही थे। वो जॉर्ज को अपना भाई मानता था और उससे मोहब्बत करता था मगर जॉर्ज उसका दुश्मन था। इतने में जॉर्ज भी बाहर आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लग जाता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना ही चाहता होता तो बहुत पहले से मार चुका होता। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें सच में अपना भाई मानता था, मैं तुम्हें रजीना से बचाना चाहता था, सिर्फ इसलिए उसके साथ मिला था। और जॉर्ज खुद को ही गोली मारकर मार देता है। ईथन बहुत मायूस होता है मगर फिर अपने काम का आगाज कर देता है और जल्द से जल्द सारे पौधे जमा कर वो पास में भेजना चाहता है। फिर वो सारे पौधे जमा करता है और मशीन को स्टार्ट कर देता है और वो अपने बाबा के कत्ल और बाकी सारी सबूतों को भी साथ में भिजवा देता है। मगर वो खुद पास में नहीं जाता और टाइम मशीन को वहीं पर ख़त्म कर देता है। रजीना को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो अपनी बीवी के लिए एक फूल भी पास में भिजवाता है। फिर ईथन जब मशीन को ख़त्म कर देता है तो बाहर आकर देखता है वो ढांचा वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसका मतलब ये था कि पास्ट बदल चुका है। उसके एक अच्छे फैसले ने सब लोगों की जान बचा ली थी। इसी के साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।